नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट देखा था। उसके अंतर्गत हमने देखा था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को तथा उसने कैसे धनानंद की हत्या कर दी थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। उसी में हमने बिंदुसार तथा अशोक को देखा था तथा अशोक के शिलालेखों को देखा था। उसी के आगे हम मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था, उसके तीर्थ, सामंत, स्त्रियों की व्यवस्था तथा उसी के साथ वास्तुकला तथा चित्रकारिता के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्यकालीन समाज, जो मौर्यकालीन समाज था ना, वो 7 वर्गों में बटा था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, शिकारी या गडेरिया जिन्हें बोलते थे, शिल्पकार, सिपाही, दंडनायक तथा पार्षद। इन 7 भागों में बटा था। जो ब्राह्मण वर्ग था वो दार्शनिक के अंदर आता था। खेती करने वाले किसान कहलाते थे। शिकारी और गडेरिया जो पशुपालन वगैरह करते थे वो इसके अंतर्गत आते थे। शिल्पकार और व्यापारी सभी शिल्पकार के अंदर आते थे। सिपाही जो सेना में होते थे वो इसके अंदर आते थे। जो अधिकारी वर्ग होते थे, मतलब प्रशासन को संभालने वाले, वो दंडनायक थे तथा पार्षद, मंत्री वगैरह इसके अंतर्गत आते थे। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? स्त्रियां राजा की देखभाल करती थीं। जो राजा लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे स्त्रियां सबसे ज़्यादा होती थीं तथा वो लोग राजा के लिए सभी व्यवस्थाएं तथा उसके बारे में देखती थीं। स्त्रियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कपड़ा बुनना था। जो स्त्रियां थीं उनका जो मुख्य व्यवसाय घर में रहकर कपड़े को बुनना था। वैश्यावृत्ति को राज्य की मान्यता प्राप्त हुई। जो वैश्यावृत्ति थी ना, उसको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी तथा उनका एक लाइसेंस तरीके से बनता था। इनसे कर लिया जाता था। इनसे मतलब टैक्स भी वसूला जाता था और इनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई दुर्व्यवहार करता था तो उसको दंड भी दिया जाता था। राज्य में अपराध की घटनाएं नहीं होती थी। ये सब मेगस्थनीज ने जो वर्णन किया है ना, उसके अनुसार बताया जा रहा है। घरों में तालों को नहीं लगाया जाता, मतलब अपराध होता नहीं था, चोरी चकारी नहीं होती थी, इसलिए घरों में ताला भी नहीं लगता था। स्त्रियों की व्यवस्था जो थी वो ठीक ठाक थी, स्त्रियों की स्थिति। तथा जो स्त्रियां वैश्यावृत्ति का काम करती थीं उनके लिए लाइसेंस बनता था तथा तमाम सारी स्त्रियां राजाओं के दरबार में वैश्यावृत्ति के लिए मतलब नाच गाने का काम करती थीं। जो वेश्याएं होती थीं वो नाच गाने का काम करती थीं। चलिए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन व्यवस्था। नगर प्रशासन का अध्यक्ष नागरक होता था। जो नागरक होता था ना, वो नगर प्रशासन का अध्यक्ष कहते थे, जिसे इस टाइम जिलाधिकारी के तौर पे भी कह सकते हैं। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा में बटा था। जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन था वो 6 समितियों में बटा होता था। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। जो एक समिति होती थी ना, उसमें 5 सदस्य लोग होते थे। मेगस्थनीज ने इन अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा। जो मेगस्थनीज की इंडिका है ना, उसमें इसको एस्ट्रोनोमोई करके संबोधित किया गया है। नगर में गोप नामक अधिकारी जन्म, मृत्यु तथा आने जाने वालों का विवरण रखता था। जो नगर में कितने लोगों की संख्या है, वो गोप नामक एक अधिकारी होता था, वो इसका विवरण रखता था। कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने की मृत्यु हुई तथा बाहर से कितने लोग नगर में प्रवेश किए हैं। टोटल नगर की जनसंख्या के रख रखाव यही करता था गोप नामक अधिकारी। मौर्यकालीन प्रशासन, मंत्रियों की नियुक्ति उपदा परीक्षण के बाद, जो उपदा यानी चरित्र परीक्षण होता था ना, उसके बाद ही मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, जिन्हें तीर्थ कहते थे, जिनकी संख्या लगभग 18 होती थी। मंत्रियों को अर्थशास्त्र में अमात्य कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र है चाणक्य, उसमें मंत्रियों को अमात्य कहा गया है। अशोक के अभिलेख में इनको महामात्र भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ, जो मंत्री है ना उन्हें तीर्थ कहते थे, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का विवरण मिलता है। इनमें सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद राजकुमार, उसके बाद तीर्थ, जो 18 तीर्थ है ना मंत्री, वो आते थे।
उसके बाद अध्यक्ष आते थे 27 तीर्थों के बाद, जो उनके सहयोगी होते थे ना वो 27 अध्यक्ष होते थे। उनके बाद ये अन्य छोटे अधिकारी होते थे। उनके बाद सबसे नीचे कर्मचारी होते थे। ये इनकी कुछ राजस्व व्यवस्था थी। किसका पद क्या था? चलिए अब आगे देखते हैं तीर्थों को। तीर्थों की संख्या कुल 18 बताई गई है। प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी, ये सबसे ऊपर प्रशासन में अधिकारी होते थे। राजा तथा राजकुमार के बाद सबसे ऊपर तीर्थों का स्थान आता था। ये सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। इनकी कुल संख्या वो 18 होती थी। पहले महामंत्री या इनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। अगले पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी जो होते थे उनको पुरोहित कहते थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, राजा राजस्व एकत्र करना और बजट बनाना, ये समाहर्ता का काम होता था। अगला नायक, नगराध्यक्ष या सेना का संचालन करने वाला होता था। एक द्वारिक, द्वारपाल या महल की देखरेख करने वाला द्वारिक होता था। अगला सेनापति, युद्ध विभाग का ये मंत्री होता था सेनापति। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता, जो सीमा पे दुर्ग वगैरह बने होते थे उनकी रक्षा करना अंतपाल का काम होता था। दुर्गपाल, देश के अंदर के दुर्गों की रक्षा, वो तो सीमा के दुर्ग थे और जो देश के अंदर दुर्ग थे ना उनका दुर्गपाल रक्षा करता था। प्रविष्टा, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश, जिसे आजकल कमिश्नर कहते हैं, ये प्रदेष्टा होता था। अगला सन्निधाता, इसे राजकोष का अध्यक्ष कहते थे। दंडपाल, ये पुलिस का प्रधान अधिकारी तथा सेना की सामग्री जुटाना, जो सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी उसके लिए जो सामग्री होती थी ना खाने पीने के लिए और वाहन व्यवस्था, वो ये दंडपाली आयोजित करता था। तथा पुलिस का प्रधान, जो नगर पुलिस होती ना उसका प्रधान होता था। कर्मांतिक, उद्योग तथा कारखानों का अध्यक्ष होता था। जो कर्मांतिक होता था ना, ये उद्योग और कारखाने जो चलते थे शहर के अंदर उनका विवरण इसके पास होता था। मंत्री मंडलाध्यक्ष, जो मंत्री मंडलाध्यक्ष होता था ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता, जो मंत्रिमंडल होता था ना राजा का उसका अध्यक्ष होता था। अगला है व्यवहारिक, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। जो व्यवहारिक होता था ना इसे मुख्य न्यायाधीश समझ सकते हैं आज के तौर में। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का रक्षा अधिकारी, जो राजा का महल होता ना उसका अंतःपुर का रक्षा अधिकारी होता था। नागरक, पौर या नगर कोतवाल इसे कहते थे। ये नागरक जो अभी ऊपर हमने देखा था ना नागरक, ये इसे पौर भी कहते थे और ये नगर कोतवाल कहा जाता है आजकल। प्रशासन, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी और कारागार अधिकारी, ये प्रशासन होता था। जो राजकीय आज्ञाएं वगैरह होती थी उनको जगह जगह उत्कीर्ण कराना, तथा कारागार का अधिकारी भी ये होता था। कहीं कहीं महामंत्री तथा पुरोहित एक ही मिलता था, मतलब जो महामंत्री और पुरोहित का पद एक ही लोग संभालते थे। यहाँ पर महामंत्री और पुरोहित अलग अलग दिखाए गए ना, प्रधानमंत्री और मुख्य धर्माधिकारी ये एक ही व्यक्ति होता था। और 18वां अधिकारी होता था उसे आठवीं या प्रमुख वन अधिकारी के रूप में जाना जाता था। चलिए अब अगले अध्यक्ष देखते हैं। अर्थशास्त्र में कुल अध्यक्षों की संख्या 27 बताई गई। अध्यक्ष तीर्थों के बाद दूसरे स्थान पर होते थे। इनकी संख्या 27, कहीं कहीं 26 भी आपको देखने को मिलेगी, घबराइएगा नहीं। कहीं कहीं 26 भी इसका विवरण मिलता है, कहीं कहीं 27 भी मिलता है। 27 में कुछ प्रमुख निम्न है। जो 27 अधिकारी होते थे ना उनमें कुछ लोगों के नाम निम्न प्रकार हैं। मुद्राध्यक्ष, राजकीय मुद्राओं का ये नियंत्रण करता था। दूसरा शीताध्यक्ष, ये राजकीय जमीन का प्रमुख होता था। अगला कोषाध्यक्ष, खजाने का प्रधान होता था ये। अगला नगराध्यक्ष, ये नगर का प्रमुख होता था। लोहाध्यक्ष होता था, ये धातु विभाग का प्रमुख होता था। अगला देवताध्यक्ष, ये होता है धार्मिक स्थल का प्रमुख। अगला नवाध्यक्ष, ये जहाज रानी और जो जलपोत वगैरह होते थे ना उनका प्रमुख होता था। अगला सूत्राध्यक्ष, जो कपड़ा विभाग का प्रमुख होता था। हमने पीछे देखा था ना स्त्रियां लोग कपड़े ज्यादा बुनती थी, तो जो कपड़े का व्यापार वगैरह होता था ना उसका ये प्रमुख होता था सूत्राध्यक्ष। अगला सुराध्यक्ष, शराब विभाग का प्रमुख, जो शराब खाना होता था ना उसका ये प्रमुख होता था। अगला है सोनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का प्रमुख, जो मांस वगैरह कटता था ना उसका ये प्रमुख होता था।
अगला है लक्षणाध्यक्ष। ये टकसाल का अध्यक्ष होता है, जो टकसाल वगैरह होती थी जहाँ मुद्रा छपती थी उसका अध्यक्ष होता था। और इसके जो शुद्धता की जांच करता था, सिक्कों की शुद्धता की मापन का माप रूप दर्शक नामक अधिकारी द्वारा की जाती। जो इसमें टकसाल में जो एक रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था ना, वो सोने के जो सिक्के होते थे ना उनकी शुद्धता की जांच करता था। अगला है पौतवाध्यक्ष। ये मापतौल का अध्यक्ष होता था, जो मापतौल विभाग होता था ना, कौन ज्यादा तौल रहा है या कम तौल रहा है, उसका अध्यक्ष होता था। अगला है पाण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में जो कर नहीं देता था उसको मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाता था, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए पाणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला संस्थाध्यक्ष, राज्य के व्यापार की देखरेख ये करता था। वित्ताध्यक्ष, ये चारागाह की देखरेख का प्रमुख करता है। जो चारागाह होता था, जानवर पशुपालन करते हैं उनके लिए चारागाह में टैक्स वगैरह इसका विवरण करता था, किसके पास कितनी भूमि है चारागाह की, ये सब इसके पास विवरण होता था। अगला शुल्काध्यक्ष, चुंगी कर तथा शुल्क विभाग का प्रमुख। जो चुंगी कर होता था ना, जो माल वगैरह जाता था ना उसमें जगह जगह चुंगी लगी होती थी, उन पे जगह जगह वसूली की जाती, उसका चुंगी कर शुल्काध्यक्ष द्वारा किया जाता था। अगला पत्तनाध्यक्ष, जो बंदरगाह होते थे ना उनका अध्यक्ष होता था। ये जहाजरानी का प्रमुख है नवाध्यक्ष, और ये पत्तनाध्यक्ष, दोनों अलग अलग हैं। जो नवाध्यक्ष है वो जहाजरानी मतलब जो जहाज होंगे उनका प्रमुख होगा, और जो बंदरगाह जहां पर जहाज आएंगे उसका प्रमुख पत्तनाध्यक्ष होगा। अगला है अक्षपटलाध्यक्ष। ये महालेखाकार होता था, जो राजकीय आदेश वगैरह होते थे ना उनको लिखवाने का काम इसका भी होता था। अगला अकराध्यक्ष, खानों का प्रधान। जो खाने वगैरह मगध में मिली थी लोहे की खाने वगैरह, उनका प्रमुख ये अकराध्यक्ष होता था। यह देख ही चुके हैं, सोने की शुद्धता का मापन रूप दर्शक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। अब इसके अलावा कुछ और प्रमुख अधिकारी होते थे, उनको भी अन्य अधिकारियों में एक युक्त होता था। लेखा जोखा रखने वाला जो होता था उसे युक्त कहते थे। राजुक, राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। प्रादेशिक, सामान्य प्रशासन का अधिकारी होता था। अगला रक्षिण होता था, इसे साधारण पुलिस कह सकते हैं। अगला होता गुण पुरुष, जो गुप्तचर होते थे ना उन्हें गुण पुरुष कहते थे। गोप प्रखंड का प्रमुख होता था। आपने हमने पीछे देखा था ना, गोप नामक अधिकारी जन्म मृत्यु का विवरण करता था, यही गोप है, ये प्रखंड का प्रमुख होता था। ग्रामिक, गांव का प्रधान होता था। विषयपति, जिलाधिकारी जिसे आज कह सकते हैं, विषयपति होता था। विषय जो राज्य उस टाइम जो जिला होता था उसे विषय कहते थे। स्थानिक अनुमंडल अधिकारी होता था। और एग्रोनोमोई, राजमार्गों का प्रबंधन करने वाला होता था। इस तरीके से ये अधिकारी होते थे। ये मौर्यकालीन स्थिति है, इनका राज्य है मौर्यकालीन। मौर्य काल में इनका इतना बड़ा राज्य था। अशोक के बाद ये धीरे धीरे कम होता चला गया। अशोक तक ये सुरक्षित रहा, उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट होती गई तथा इसके क्षेत्र में कमी आती है। चलिए अब आगे देखते हैं। पीछे हमने देखा था ना गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, तो वही गुप्तचर व्यवस्था ये है। गुप्तचर के जो अधिकारी वगैरह होते थे उनको देखा था। ये दो भागों में बटे थी। जो गुप्तचर व्यवस्था थी ना वो दो भागों में बटे थी। एक संस्था थी जो स्थिर रहकर सूचना जुटाते थे, मतलब वहां पे लोकल लोग होते थे जो वहां पे स्थिर रहकर सूचना को जुटाकर राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। अगली संचरा होती है, जो घूम फिरकर सूचना जुटाने का कार्य करते थे, जो घूमते थे इधर से उधर तथा भ्रमण करके जगह जगह क्या स्थिति है राज्य की, कौन चोरी कर रहा है, कौन कितना घाटा कर रहा है तथा कौन ज्यादा मुनाफा ले रहा है, इस चीज की जानकारी राजा तथा अधिकारियों तक पहुंचाने का काम ये लोग करते थे। अशोक के अभिलेखों में गुप्तचर को प्रतिवेदक भी कहा गया। हमने पीछे अशोक के अभिलेख देखे थे ना, उसमें प्रतिवेदक का उल्लेख किया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगला है न्याय प्रशासन, जो मौर्यकालीन न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार राजा होता था। पीछे भी हमने देखा था ना, राजा, उसके बाद राजकुमार, उसके बाद तीर्थ आते थे, उसके बाद अध्यक्ष आते थे, उसके बाद अन्य अधिकारी, उसके बाद कर्मचारी आते थे। ये इसलिए न्याय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा पर होता था। राजा ने अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया तो उसे कोई नहीं टाल सकता था, और राजा ने किसी को माफ कर दिया तो फिर उसको माफी मिल जाती थी। न्याय प्रशासन दो भागों में विभाजित था। धर्मस्थलीय, दीवानी जिसे कह सकते थे, दूसरा कंठ शोधक।
ये कंठशोधक जो न्यायालय था ये फौजदारी विभाग का होता था। इस तरीके से ये 2 भागों में बटा था। ये न्यायालय थोड़ा गलत लिखा है, आप इसे सही कर लीजिए। न्यायालय ये त्रुटि हो गई है थोड़ा टाइपिंग में। चलिए अब आगे देखते हैं। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन जो कला थी उसके बारे में देखते हैं। यह 2 भागों में बटी थी। जो मौर्यकालीन कला थी ना वो 2 भागों में बटी थी। एक राजकीय कला, दूसरी लोक कला। एक राजाओं द्वारा जो प्रयोग की जाती थी कला और एक सामान्य वर्ग द्वारा जो जनता थी उसके द्वारा लोक कला प्रयोग की जाती थी। राजकीय कला को पहले हम देखेंगे। ये राजकीय कला के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये सामान्य कला या लोक कला के उदाहरण हैं। राजकीय कला के अंदर राजप्रसाद, अशोक के स्तंभ, गुफाएं, स्तूप। इसमें हम मेन राजप्रसाद, अशोक का स्तंभ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा पीछे वीडियो में देखें, अशोक के स्तंभ को हमने विवरण से पढ़ाया। इसमें गुफाएं को देखेंगे तथा स्तूप को भी हमने पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया है। वहां पर बौद्ध धर्म वाले वीडियो में आप स्तूप के बारे में विवरण से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म का वो वीडियो जरूर देखें जिसमें स्तूप के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया है। पहला इसका भाग है राजप्रसाद। पाटलिपुत्र की खुदाई में लकड़ी का बना महल का अवशेष मिला है। पटना की खुदाई में स्पूनर ने की थी। जो पटना पाटलिपुत्र की खुदाई है ना वो स्पूनर ने की थी और यहाँ से लकड़ी का बना हुआ राजमहल के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए अगला देखते हैं अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ की चर्चा पीछे हमने मौर्यकालीन साम्राज्य था ना भाग 1 में उसमें की है। उनके 14 अभिलेख तथा 7 बृहद लघु अभिलेख तथा 7 स्तंभों का वर्णन हमने उसमें देखा है। उसमें आप इसको अशोक के स्तंभ को विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अलग थोड़ा इससे हटके टॉपिक बता रहे हैं। एक ही स्थान पर निर्माण कर चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया। ये जो इनका अशोक के स्तंभ है ना उनका निर्माण एक ही स्थान पर किया गया और ये चुनार के बलुआ पत्थर से इनका निर्माण किया गया है। इन स्तंभों में चमक पैदा की गई। जो स्तंभ है ना इन पे चमक पैदा की गई है। औसत ऊंचाई इनकी 50 फीट तथा भार 50 टन रखा गया। जो औसत एवरेज इनका भार है ना वो 50 टन है तथा ऊंचाई 50 फीट रखी गई है। अशोक के प्रमुख स्तंभों पर बनी कुछ आकृतियां निम्न है। पहला है संकिसा। ये उत्तर प्रदेश में है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद जो जनपद है ना उत्तर प्रदेश का जिला, वहाँ पर ये संकिसा है। वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। आपने अगर वो वीडियो बौद्ध धर्म में नहीं देखा है पर 8 प्रसिद्ध स्थल बौद्ध धर्म के तो आप वो जरूर देख लें जाके। इसमें हाथी का शीर्ष, ये रहा संकिसा में हाथी का शीर्ष कुछ इस तरीके से। अगला धौली उड़ीसा, इसमें हाथी का चित्र है इस तरीके से। ये हाथी का चित्र ये धौली का है। अगला है रामपुरवा चंपारण बिहार। इसमें वृषभ तथा सिंह स्तंभ, ये रहा वृषभ का चित्र और ये सिंह स्तंभ ये रामपुरवा का है। उसके बाद है बसाड़ बखीरा मुजफ्फरपुर में। इसमें सिंह की आकृति है। ये कुछ इस प्रकार से सिंह की आकृति है। ये बसाड़ बखीरा की है। और सारनाथ का सिंह स्तंभ, इसमें 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। चौकी के किनारे 4 पशु, दौड़ता घोड़ा, बैल, हाथी, खूंखार सिंह तथा चक्र 24 तीली वाला है। इसी में जो 24 तीली वाला जो चक्र है ना ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रयोग किया गया है। ये रहा सारनाथ का स्तंभ। इसमें आप देख सकते हैं ये चक्र है, इसी के साथ ये बैल दिखाए गए हैं, हाथी है, इसी के आसपास चारों तरफ ये उपलब्ध हैं। चलिए अब आगे देखते हैं गुफाएं। जो गुफाएं है ना जो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 और उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। जो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए 4 तथा दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं को संयुक्त रूप में सप्तघर कहा जाता है। ये 7 गुफाएं हैं टोटल, इन्हें संयुक्त रूप में सप्तघर कहा जाता है। ये गया में उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है गुफा वाले वीडियो में वो जरूर देखें। इनका स्थान गया में है। अगला स्तूप है। स्तूप का ये चित्र दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रदक्षिण पत्र है। ये वेदिका है चारों तरफ लगाई गई है। इसमें ये छत्र है,
यत्री है, ये हर्मिका है इसकी, ये इस यहाँ पे पवित्र स्थल बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनकी अस्थियां या उनके कोई प्रतीक चिन्ह इसमें रखे जाते थे। ये अंड होता था, ये गोलाकार, ये तोरण द्वार होता था जिसे समय समय पर तोड़ा गया है। ये प्रदक्षिणा पर्वत होता है, यहाँ पे लोग चारों तरफ इसकी परिक्रमा लगाते थे। इसको विस्तार से हमने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में बताया है, यहाँ पे आपको फिर भी शॉर्ट में बता रहे हैं। अगला है लोक कला। मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, जो लोक कला है ना लोगों द्वारा, उसमें यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, ये रही यक्षिणी की मूर्ति। जनता की मनोवृत्ति को परिलक्षित करती है, जो जनता की मनोवृत्ति है ना उसको ये परिलक्षित करती हैं। परखम मथुरा से मिली यक्ष की मूर्ति, जो यक्ष मिली है परखम से यक्ष की मूर्ति मिली है, उसका पेट काफी आगे निकला हुआ है, वो यक्ष की मूर्ति मिली है। दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, इस टाइप से ये यक्षिणी की दीदारगंज पटना से मिली मूर्ति है। चलिए और अब आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन। जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन कैसे होता है इसको एक बार देख लेते हैं। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद 232 बीसी में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन वो होता है, वो प्रारंभ हो जाता है तथा इसको तमाम भागों में ये खुद भी बट जाते हैं इनके उत्तराधिकारी, तथा बाहरी लोगों से संघर्ष होता है और वो अलग अलग राज्य स्थापित कर लेते हैं। 184 बीसी में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध करके उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना करता है। जो उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है वो बृहदत्त का वध कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। इनके अब वंशावली को एक बार देख लेते हैं। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है 322 ईसा पूर्व में और 297 ईसा पूर्व तक रहता है। अगला राजा बिंदुसार होता है 297 से 272 या 268, इसमें उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। अशोक का अपने भाइयों के साथ वो अपने 100 भाइयों की हत्या करता है, इसीलिए 272 और 268 4 वर्ष का ये समय होता है ना, इसमें अशोक का संघर्ष चलता है। उसके बाद अशोक आता है 272 268 में या फिर 232 ईसा पूर्व तक इसका समय चलता है। उसके बाद दशरथ आता है 232 से 224 ईसा पूर्व तक। उसके बाद संप्रति आता है 224 से 215 ईसा पूर्व तक। उसके बाद साली शुक्ला आता है, साली शुका ये 215 से 202 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देव वारमन आता है, ये 202 से 195 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद सतधन्वन आता है, ये 195 से 187 ईसा पूर्व तक। उसके बाद बृहदत्त आता है 127 से 180 ईसा पूर्व तक और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, और क्योंकि ये गलत आचरण वाला बृहदत्त होता है तथा ये बड़ा निरंकुश होता है और प्रजा पर अत्याचार भी करता है और बहुत सुस्त राजा होता है, इसलिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसका वध कर दिया जाता है और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देखते हैं। मौर्यकालीन प्रयुक्त शब्दावलियां। चक्र प्रांत, जो प्रांत होता था ना उनको, उसको ये लोग चक्र कहते थे। रूपाजीवा, वेश्याएं होती थी उनको रूपाजीवा कहकर बुलाया जाता था। भिस्ती, बेगार करने वाले होते थे। हस्तिवन, हाथी वाले वन। द्रव्य वन, खनिज वाले वन, जो खनिज वगैरह मिलते थे उनको द्रव्य वन कहा जाता था। सीता, राजकीय भूमि, जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था। वार्ता, इसे कृषि, व्यापार, पशुपालन में लगे लोगों का जो जीविका होता था ना उसको ये लोग वार्ता कहते थे। आहार, ये प्रांत होता था, जो प्रांत होता था उसे चक्र भी कहा जाता था और आहार भी कहा जाता था। विषय, जिला को कहा जाता था, अभी हमने विषयपति पीछे देखा था ना, वो जिला को विषय बोला जाता था। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरक्लीज व शिव को डायोनिसस कहा है। जो मेगास्थनीज है ना उसने कृष्ण को हेरक्लीज तथा शिव को डायोनिसस कहा है। इस समय इससे ये पता लगता है कि उस टाइम पे जो वैदिक धर्म जोर शोर में था और उसका भी प्रचार चल रहा था, इसीलिए मेगास्थनीज ने दो जो प्रमुख वैदिक देवता हैं उनका वर्णन किया है। जो उत्तर वैदिक काल में आते हैं कृष्ण और शिव, इनका वर्णन मेगास्थनीज ने किया है।
इसी के साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको आप देख सकते हैं, ये रेड कलर से जो दिया गया है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। इसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे अशोक के आने तक ये चोल राज्य जो है ना, पांड्य राज्य, ये इसकी सीमा पे आ जाता है। और जो अशोक के वो है अभिलेख, उसमें आपको पड़ोसी राज्य चोल पांड्य की चर्चा मिलती है। ये यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है राज्य, और फिर उसके बाद इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर ये जब शुंग वंश आएगा ना, तो इतने में ही ये सिमट कर रह जाएंगे, ये पूरा भाग ये छूट जाएगा। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। अगले वीडियो में उत्तर मौर्य काल को हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।